नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है स्केलेट एकेडमी एजुकेटिंग इंडिया इन अ लूसिड वे। मैं रूपाली गुप्ता यहाँ पर आपको राजस्थान जेई के पेपर करवा रही थी, जिसमें हम लोगों ने 4 क्वेश्चन पेपर हम लोगों को सॉल्व करना था, जिससे 2 क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया जो कि डिप्लोमा के लिए था। मतलब जेई की वैकेंसी के लिए यहाँ पर और जेई की वैकेंसी के लिए डिप्लोमा और डिग्री के पेपर अलग अलग आते हैं। तो यहाँ पे जो डिप्लोमा के लिए था वो हमने सॉल्व कर लिया है दोनों सेट। आज जो हम सॉल्व करेंगे वो हमारा जेई पोस्ट के लिए डिग्री का पेपर है, तो आज हम उसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पेपर है ये हमारा कोड देख लीजिए 09 है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितने हैं 120 है, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपके नॉन टेक है प्लस 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल जो कि सिविल से हैं। तो अभी हम टेक्निकल पोर्शन कर रहे हैं, तो टेक्निकल पोर्शन करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे अपने टेक्निकल पोर्शन से, जहाँ से 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और गाइज, अगर आपको हमारे जो प्रीवियस सेट आप लोगों ने देखे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए अभी हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन 41 क्वेश्चन नंबर से करना है, जो कि हमारा टेक्निकल क्वेश्चन है सिविल से। और ज़्यादा आप लोग देखेंगे अभी जब आप जेई के पेपर सॉल्व करेंगे डिग्री डिप्लोमा दोनों के, तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन का लेवल है ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। और इन दोनों ही पेपर के लिए, डिग्री और डिप्लोमा के लिए, तो आप करेंगे दो सारे सेट तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए हम यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमारा टेक्निकल है। ऑलमोस्ट मतलब ये क्वेश्चन नंबर 41 जो हमारा सिविल से टेक्निकल पोर्शन स्टार्ट होता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मैक्सिमम परमिसिबल वियर इन स्टोन फॉर रोड वर्क इज। यहाँ पे पूछा गया है कि मैक्सिमम परमिसिबल जो वियर होता है स्टोन में वियर टियर, वो रोड वर्क के लिए हम कितना लेते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं 1%, 2%, 3%, 4%। तो इसमें जो आंसर ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में इन्होंने 1%, 2%, 3%, 4% दिया है। यहाँ पे आंसर्स में 10%, 20%, 30% एंड 40% होना चाहिए था, तब जाके हमारा जो राइट आंसर होता वो होता हमारा 3, मतलब 30%। जब पेमेंट का वर्क करते हैं तो उसके लिए जो एग्रीगेट में वियर का वैल्यू होती है, परमिसिबल वैल्यू, वो हमारी होती है 30%। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 3% था, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई आंसर सही नहीं था, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A good brick earth can be rolled without breaking in small thread of diameter। तो क्या बोलते हैं इसको, यहाँ देखिए हिंदी में भी दिया, ईंट बनाने हेतु उपयुक्त मिट्टी को धागे के रूप में न्यूनतम व्यास में रोल किया जाता है 1 mm, 3 mm, 6 mm, 10 mm। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा उसको हम 3 mm के उस थ्रेड में रोल करके देखते हैं कि उसमें कितना वाटर कंटेंट हमें चाहिए होता है, जो कि प्लास्टिक लिमिट टेस्ट में भी हम ये चीज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैट लाइम इज यूज्ड फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन मेसनरी मोर्टार, लाइम कंक्रीट, प्लास्टर वर्क, नन। तो जो फैट लाइम का यूज़ होता है उसको हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, प्लास्टर वर्क के लिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। इसको हम वाइट वॉशिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, वाइट वॉशिंग के लिए भी फैट लाइम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following grade of concrete in RCC is recommended for severe exposure condition by BIS। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा है कि जो RCC वर्क करते हैं तो उसके लिए सीवियर एक्सपोजर कंडीशन क्या होगी। ऑप्शन देख लेते हैं, M15, M30, M25, M30। तो यहाँ जब RCC वर्क के लिए एक तो हम जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट लेते हैं वो हम लोग M20 लेते हैं, ठीक है। हम M15 का यूज़ ही नहीं करते हैं, इसका हम PCC के लिए करते हैं और RCC के लिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सीवियर एक्सपोजर के लिए पूछा गया है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा M30 ग्रेड RCC का हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी इसमें हम लोग और भी कंडीशंस होती हैं कि माइल्ड कितना है या सीवियर, यहाँ पे सीवियर हो गया, एक्सट्रीम कितना होगा, तो उसके लिए भी अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। जैसे M20 यहाँ पे जब RCC वर्क करते हैं तो मिनिमम ग्रेड ऑफ जो यूज़ करते हैं हम लोग वो होता है मिक्स का हमारा M20 मिनिमम फॉर RCC, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो M20 होता है वो हमारा माइल्ड के लिए हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। M25 का भी हम लोग करते हैं, तो ये हमारा एक पूरा चार्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको फॉलो करते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हैज़ मोर देन 50% शेयर इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। यहाँ पे पूछा गया वो कौन सा मिनरल है जिसका परसेंट 50% से ज़्यादा होता है इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो ये जो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं, C2S, C3S, C3A, C4AF। तो ये जो हमारे बोझ कंपोनेंट दे रखे रहे हैं जिसका जो प्रोपोर्शन अलग होता है, अलग 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 जिस टाइप की सीमेंट होती है उस टाइप से उसका प्रोपोर्शन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जब 50% से ज़्यादा इसमें किसमें होता है, ये हमारा होता है C3S। C3S का परसेंटेज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में 50% से ज़्यादा होता है। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ हम लोग किस में करते हैं, पेमेंट वर्क में यूज़ करते हैं, सड़क बनाने में, जिससे कि वो जल्दी सेट हो जाए और उसमें जो ट्रैफिक है मूव कर सके। तो उसमें जो C3S है, C3S का काम क्या होता है, ये सेटिंग और हार्डनिंग दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इससे जो उसकी इनिशियल स्ट्रेंथ है वो भी जल्दी आ जाती है। बाकी जो हमारा C2S होता है इससे जो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ अच्छी आती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और एल्यूमिना जो होता है, एल्यूमिना का भी हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है क्विक सेटिंग। तो क्विक सेटिंग में हम लोग एल्यूमिना का कंटेंट बढ़ा देते हैं जिससे वो जल्दी सेट हो जाती है। तो इस तरीके से इसमें कंपोनेंट्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर PVCN। सेम देखिए, हमने जब डिप्लोमा के क्वेश्चंस किए थे तो ये जो डिप्लोमा के दो सेट आए थे, TSP एंड नॉन TSP, तो दोनों ही सेट में सेम क्वेश्चन था। और ये डिग्री का पेपर कर रहे हैं जो कि JEE की वैकेंसी के लिए, इसमें भी सेम यही क्वेश्चन है। और PVCN नंबर पूछा गया है फॉर पेंट फॉर प्राइम कोट ऑन मेटल, और इसमें भी मेटल के लिए ही पूछा गया है। तो इसमें जो पैटर्न है क्वेश्चन का सेम है और उन्होंने लेवल भी बढ़ाया नहीं, बस ये डिग्री का अलग कर दिया, डिप्लोमा का अलग कर दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप इनको सारे जो चारों सेट हैं आप चारों सेट को अगर पढ़ते हैं। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, 25 40, 40 50, 50 60, 60 70। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 125 से लेके 40 के बीच में PVCN नंबर रहता है। PVCN नंबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो हम लिख दे रहे हैं PVCN इक्वल टू V1/V1 प्लस V2। तो यहाँ पे V1 क्या होता है हमारा, V1 होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ, जो हमारा पिगमेंट का जो वॉल्यूम प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं V1। और V2 क्या होता है, जो नॉन वोलेटाइल मटेरियल प्रेजेंट रहता है पेंट में उसको हम बोलते हैं V2। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ट सीजन फॉर फेलिंग ऑफ ट्रीज फॉर टिम्बर प्रोडक्शन इन हिली एरियाज। अब हिली एरियाज के लिए पूछा गया है कि बेस्ट सीजन कौन सा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, समर, विंटर, मानसून, स्प्रिंग। तो जब ट्री के लिए जब हमें टिम्बर चाहिए होता है तो हिली एरियाज की बात की जा रही है। हिली एरियाज के लिए हम लोगों के लिए बेस्ट सीजन रहता है समर का। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। बाकी विंटर अगर देखा जाए तो जब प्लेन एरियाज के लिए हम लोग विंटर सीजन प्रिफर करते हैं फॉर टिम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड इज रिफर्ड टू डिटरमाइन जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड रिफर किया जाता है किसके लिए, फाइन एग्रीगेट के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, IS 456, IS 383, IS 1893, IS 1237। तो यहाँ पे आप लोगों ने जब पहला आंसर देखा होगा तो आप सबको पता चल गया होगा कि प्लेन और RCC कंक्रीट के लिए हम लोग कौन सा लेते हैं कोड, IS 456 2000, जो कि आप RCC का कोड पढ़ते हैं। ये सबको वेल नोन है, पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मतलब आप लोगों ने RCC का कुछ नहीं पढ़ा है। बाकी हमारा जो है, इन्होंने जो पूछा है IS कोड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फाइन एग्रीगेट, तो ये हम लोग लेते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। ये हम लोग IS 383 लेते हैं जो कि फाइन एग्रीगेट के लिए होता है। जब हम मास कंक्रीटिंग वर्क करते हैं उसके लिए ये कोड प्रिफर करते हैं। अब यहाँ पे IS 1893 है, ये भी हमने क्वेश्चन प्रीवियस में डिस्कस किया था। तो ये जो होता है हमारा, ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग और स्ट्रक्चर बनाने के लिए IS 1893। और जो हमारा IS 1237 है, इसको हम लोग जब टाइल फ्लोरिंग करते हैं, टाइल फ्लोरिंग के लिए हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं 1237। तो इस तरीके से आपको कोड, कुछ कोड्स तो आपको याद होने चाहिए क्योंकि कोड से दो क्वेश्चन हर सेट में कोड से आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, A dummy activity in a project network does not consume
आपको बताना है कि वो कौन सी डमी एक्टिविटी होती है जो कंज्यूम नहीं करती है प्रोजेक्ट नेटवर्क में। देख लेते हैं, टाइम, मटेरियल, मनी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो डमी एक्टिविटी होती है वो ना ही टाइम कंज्यूम करती है, ना ही आपका मटेरियल कंज्यूम करती है, और ना ही पैसा कंज्यूम करती है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ये इसमें जो ये डमी एक्टिविटी होती है इसमें सारा काम एकदम नील रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ CPM नेटवर्क लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर एन इवेंट I इज 10 वीक। आपको I का दे रखा है 10 वीक। एक्टिविटी IJ टेक्स 4 वीक फॉर कंप्लीशन। इवेंट J स्टार्ट आफ्टर 16 वीक। फ्लोट फॉर एक्टिविटी IJ इज। आपको यहाँ पे फ्लोट बताना है कि IJ एक्टिविटी का क्या होगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में I एक्टिविटी का दे रखा है। I एक्टिविटी के लिए कितना है आपके पास, 10 वीक्स हैं कंप्लीट होने में, और एक्टिविटी जो IJ है, I और J साथ में एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना का टाइम ले रही है, 4 वीक्स का। और बाकी आपको क्वेश्चन में दे रखा है इवेंट J स्टार्ट आफ्टर 16 वीक। अब J की अगर बात करें तो ये कब स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर 16 वीक। तो अगर आप इन दोनों के बीच का टाइम लैग देखें तो कितना वीक का आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 6 वीक का। ये 10 वीक पे हो रहा है और ये 16 पे हो रहा है, तो यहाँ पे जो टाइम लैग आ रहा है वो हमारा 6 वीक का आ रहा है। जबकि IJ जो कंप्लीट करता है किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी वर्क को, वो 4 वीक लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 - 4 कर देंगे हम। जब 6 - 4 कर देंगे तो हमारे फ्लोट की वैल्यू आ जाएगी, जो कि मतलब हम इस टाइम, इस 2 वीक का टाइम जो है उसको भी हम बचा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, 2 वीक्स। फ्लोट क्या हो जाएगा, फॉर एक्टिविटी IJ इज 2 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि फ्लोट क्या होता है हमारा, फ्लोट होता है कि जो भी टाइम आपको गिवन है उसी के अंदर हम अपना जो टाइम, मतलब उसको बढ़ाए बिना या डिले करे बिना उसको हम कंप्लीट कर लें, अपने जो प्रोजेक्ट हमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेजन एंड एडेजन, कोहेजन ओनली, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन जो होता है वो हमारा किसकी वजह से होता है, ये हमारा कोहेजन की वजह से होता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे ऑप्शन में आप देख लेंगे कोहेजन एंड एडेशन भी लिखा हुआ है। तो कोहेजन जो एडेशन के इसमें होता है, ये कैपिलैरिटी जो फिनोमिना होता है, तो कैपिलैरिटी फिनोमिना में जो राइज फॉल होता है वो हमारा कोहेजन और एडेशन की वजह से होता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू। यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा गया है कि क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, गेज प्रेशर प्लस वैक्यूम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वैक्यूम प्रेशर, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। तो एब्सोल्यूट जो प्रेशर होता है इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। ये हमारा होता है P गेज प्लस P एटमॉस्फेरिक। यहाँ ये मार्कर गलत लिख गया है, ये गेज लिखा हुआ है, ठीक है, GAUGE है। तो जो एब्सोल्यूट होता है वो हमारा सम होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, सम गेज प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे आप लोगों ने FM में ये डायग्राम देखा होगा, ये हमारी एटमॉस्फेरिक लाइन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, P एटमॉस्फेयर। अब गेज प्रेशर की क्या होगा, यहाँ पे जब एटमॉस्फेयर के ऊपर वाला जो है ये हमारा किससे डिनोट करते हैं हम, P गेज से। तो ये इन दोनों का जो आपने इस तरीके से देखा होगा, एक लाइन ये भी रहती है, तो ये लाइन जो होती है वो P एब्सोल्यूट होती है, मतलब इन दोनों का सम। नेक्स्ट देख लेते हैं, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड इज कॉल्ड। सेंटर ऑफ बुयांसी, मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ प्रेशर, नन ऑफ द अबव। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इजी सा आ गया है। पूछा है पानी के हटे हुए आयतन का गुरुत्व केंद्र कहलाता है। तो जब वो किसी भी चीज़ में वाटर रहता है और मतलब जितना डूबा हुआ रहता है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग एक्ट करता है, बाकी होल बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में एक्ट करता है। तो पानी में डूबे हुए का जो हटाया गया है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ बुयांसी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की बात की जा रही है कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या होगा। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन
फाइव इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फाइव इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फाइव इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फाइव इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बताना है कि कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा 2 फाइव इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको ये कैसे आएगा हमारा, जब आप कंटिन्यूटी इक्वेशन और रोटेशनल फ्लो जो होता है पाइप में जो रोटेशनल फ्लो कंटिन्यूटी होता है, जब उसको आप सेटिस्फाई कराएंगे उन इक्वेशंस को, तो हमें पता चलेगा कि ये हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर ये हमारा फाइव इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई कराएंगे और रोटेशनल फ्लो को भी हम सेटिस्फाई करा देंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर आपको पता होगी तो क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। आपको इसको सेटिस्फाई कराना है। और रोटेशनल के लिए आपको क्या सेटिस्फाई कराना है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों ही इक्वेशन अगर आप सेटिस्फाई करा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा कौन सा फंक्शन है। तो हम यहाँ पे चलिए देखिए, इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये हमारा आप लोगों ने देखा होगा u इक्वल टू क्या होता है, ये हमारा होता है माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, v इक्वल टू क्या होता है माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई। तो अब जब इसके रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फाई के उसमें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना, ये माइनस है तो ये माइनस 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2y। तो आपको u और v की वैल्यू पता चल गई कि u और v क्या है। अब फिर से अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल u अपॉन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ऐसे ही हम डेल v अपॉन डेल y कर लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, ये हमारा 2 आ गया। ठीक है, तो आप जो इक्वेशन है कंटिन्यूटी इक्वेशन, आप इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो आप देखेंगे ये हमारा 0 आ गया। तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। अब इसके लिए आपको रोटेशनल के लिए भी चेक करना है। रोटेशनल के लिए हमें डेल वी बाई डेल एक्स करना है और डेल यू अपॉन डेल वाई करना है। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स, जब आप इसमें डेल वी अब करेंगे, डेल वी बाई डेल एक्स करेंगे तो यहाँ पे एक्स का टर्म है नहीं, कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरीके से आप जब डेल यू अपॉन डेल वाई करेंगे, ये u और v फंक्शन दिया है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई कर गए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर यूनिट रिप्रेजेंट्स द लीस्ट प्रेशर। अब आपको बताना है इसमें कौन सी यूनिट जो है लीस्ट प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। न्यूटन पर mm स्क्वायर, kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मिली बार, mm ऑफ मरकरी। तो आपको जब यूनिट कन्वर्जन, आप क्या करेंगे, इन सारी यूनिट्स को एक में कन्वर्ट कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पे अगर हम सारी यूनिट को, ये हमारे न्यूटन पर mm स्क्वायर ये प्रेशर की यूनिट होती है, तो लीस्ट प्रेशर बताना है तो इसको हम पास्कल, सारी यूनिट को अगर हम पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लीस्ट क्या है। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर जो होता है ये हमारा होता है 10⁶ पास्कल, जिसको हम 1 मेगा पास्कल भी बोलते हैं। kgf को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 9800 हो जाएगा न्यूटन, ये पास्कल में, ठीक है। और ये मिली बार को अगर आप कन्वर्ट करेंगे पास्कल में तो ये हमारा आता है 100 पास्कल। और mm ऑफ मर्करी आप सबको पता होगा, ये हमारा होता है 1300, ठीक है, समथिंग कुछ होता है। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लीस्ट बताना था तो आप ऑप्शन देख के पता चल गया होगा कि लीस्ट क्या है हमारा, मिली बार। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर। आपको क्या है, डिफरेंशियल मैनोमीटर ऑफ अ वेंचुरी मीटर प्लेस्ड एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज 11 सेंटीमीटर। इफ वेंचुरी मीटर इज टर्न टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन द मैनोमीटर रीडिंग विल बी। तो आपको मैनोमीटर की रीडिंग बतानी है कि कितनी आएगी। तो आपके पास एक डिफरेंशियल मैनोमीटर है, जैसे कि जो कि 45 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है। तो ये आपका हो गया, मान लीजिए ये आपका मैनोमीटर है, इस तरीके से हम यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात की जा रही है। तो आपका ये मैनोमीटर है जो कि 45 डिग्री एंगल पे क्या किया गया है, इंक्लाइन कर दिया गया है, और जिसकी हाइट भी आपको गिवन है कितनी है, 11 सेंटीमीटर।
आपको बताना क्या है, इफ वेंचुरी मीटर इज टर्न टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब ये जो वेंचुरी मीटर है तो इसको हमने क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में टर्न कर दिया। तब आपको क्या बताना है कि मैनोमीटर की रीडिंग क्या होगी। तो अभी भी जो इसकी रीडिंग रहेगी वो आपकी रीडिंग जो रहेगी वो हमारी 11 सेंटीमीटर ही रहेगी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशियल मैनोमीटर जो होता है उसकी रीडिंग चेंज नहीं होती है। अगर आप उसको इंक्लाइन कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। जब आप उसको हॉरिजॉन्टल करेंगे तो भी ये हमारी सेम रीडिंग आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिप्लोटी वियर इज अ वियर। तो आपको बताना है जो सिप्लोटी वियर होता है वो किस शेप में होता है। ऑप्शन देखते हैं, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, ट्रेपेजॉइडल। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सिप्लोटी वियर होता है वो हमारा ट्रेपेजॉइडल शेप में होता है, ऐसे शेप में, जिसमें और इसकी एक खास बात है जो इसमें हम जो रेशियो स्लोप का रेशियो लेते हैं वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल, वो हम लोग लेते हैं 4 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल। तो इसमें ये आपको याद रखना, सिप्लोटी वियर में वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल का स्लोप कितना लेते हैं, और साइज जो होता है वो हमारा ट्रेपेजॉइडल होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The power transmitted through the pipe is maximum when the head loss due to friction is equals to। अब यहाँ पे पूछा गया है कि पावर ट्रांसमिटेड थ्रू अ पाइप कब मैक्सिमम होगा, जब हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं ऑप्शन, 1/4 ऑफ द टोटल सप्लाई हेड, 1/3 ऑफ द टोटल सप्लाई हेड, 1/2 ऑफ द टोटल सप्लाई हेड, 2/3 ऑफ द 2/3 ऑफ द टोटल सप्लाई हेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1/3 ऑफ द टोटल सप्लाई हेड। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या लगाना है, एक डार्सी-विस्बैच इक्वेशन आपको अगर याद होगी तो ये क्या होती है, HF हेड लॉस इक्वल टू FL/V² ये डार्सी-विस्बैच हमारी इक्वेशन होती है। और पावर ट्रांसमिटेड इक्वेशन का भी फॉर्मूला जो होता है, आप उसमें क्या करेंगे, उन वैल्यूज़ को पुटअप कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे पावर जो ट्रांसमिटेड होता है वो हमारा क्या होता है, P इक्वल टू गामा क्यू H माइनस HF। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो HF की वैल्यू है वो पुटअप कर देंगे और बाकी Q हम निकाल लेंगे। यहाँ पे जो हमें वेलोसिटी दे रखी है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, Q इक्वल टू AV होती है। तो यहाँ पे हम उसको रख के इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे इस इक्वेशन में और हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर कैसे मिलेगा, जब आप इस इक्वेशन में वैल्यू सारी पुटअप करेंगे। वैल्यू पुटअप करने के बाद जब हमें इसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वेट कर देंगे। जब हमें मैक्सिमम चाहिए हो, कोई भी चीज़ जब मैक्सिमम चाहिए होती है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको 0 के इक्वेट करके उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जब इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, इसको हम 0 के इक्वेट कर देंगे इस इक्वेशन को, और फिर हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 1/3 ऑफ द टोटल सप्लाई हेड। जो हमारा ये हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है वो हमारा क्या आ जाएगा, H/3 आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, आ जाएगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू एजिंग ऑफ अ पाइपलाइन इट्स कैरिंग कैपेसिटी हैज़ डिक्रीज्ड बाई 25%. The corresponding increase in the Darcy-Weisbach friction factor F is। अब यहाँ पे देखिए सेम फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया जो अभी हमने प्रीवियस उसमें डिस्कस किया है। तो डार्सी-विस्बैच का अभी हमने डिस्कस किया, वो फॉर्मूला क्या होता है, FL/V²/2GD। ये फॉर्मूला आपका होता है। अब इसमें कहा गया है कि ड्यू टू एजिंग ऑफ पाइप जो इसकी कैरिंग कैपेसिटी है वो 25% कम हो गई है। तो मतलब जो इसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी, हमारे पास कैपेसिटी हमारी टोटल कितनी रहेगी, वो हमारी 75% ही रहेगी। 100 में से हमने 25 घटाया तो हमें मिल गया 75% उसकी कैपेसिटी है। अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है कि आपको फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रिक्शन फैक्टर कितना है, डिस्चार्ज आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या गिवन है कि आपकी जो डिस्चार्ज की वैल्यू है वो आपको 75% हो गई है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं इसमें रिलेशन क्या होगा। तो रिलेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो V है, V को आपको डिस्चार्ज में लिखना पड़ेगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे। तो जब कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा FL/2GD और A²। अब A² हो गया यहाँ पे, ये Q² हो गया।
तो अब क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप इसमें देखेंगे कि एफ और क्यू का क्या रिलेशन है। तो जो एफ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर है। ठीक है, आप इस तरीके से डायरेक्ट देख सकते हैं। और हमें सिर्फ डिस्चार्ज ही गिवन है, तो क्या करेंगे हम इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा ये 0.75 स्क्वायर कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा 1/0.56 समथिंग कुछ मिल जाएगा। तो जो आंसर आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 56%। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 56%। ठीक है, राइट आंसर इज 3। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर लैमिनार लिक्विड फ्लो इन अ सर्कुलर पाइप इज प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर पूछा गया लैमिनार फ्लूइड फ्लो के लिए कि क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो आपको खुद ही आंसर पता चल जाएगा। ये फ्रिक्शन फैक्टर F इक्वल टू होता है 64/RE। RE क्या है हमारा, रेनॉल्ड्स नंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, इनवर्सली टू द रेनॉल्ड्स नंबर, स्क्वायर टू द रेनॉल्ड्स नंबर, स्क्वायर रूट अपॉन लास्ट रेनॉल्ड्स नंबर। तो फर्स्ट ऑप्शन जो था देख के ही पता चल गया कि ये इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ राइट आंसर इज 1, इनवर्सली टू द रेनॉल्ड्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल मीन टाइम एट अ प्लेस लोकेटेड इन अ लॉन्गिट्यूड 90 डिग्री 40 मिनट ईस्ट when the standard time is 6 hours and 30 minutes, the standard meridian is 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज। अब आपको देखिए क्वेश्चन में क्या बताना है, आपको लोकल मीन टाइम बताना है। अगर लॉन्गिट्यूड आपको गिवन है 90 डिग्री 40 सेकेंड और आपको स्टैंडर्ड टाइम गिवन है 6 आवर 30 मिनट फॉर स्टैंडर्ड मेडिएशन, तो मतलब आपको स्टैंडर्ड मेडिएशन गिवन है और एक आपको गिवन है लोकल मीन टाइम। ठीक है, ये LMT गिवन है और आपको एक स्टैंडर्ड गिवन है। तो स्टैंडर्ड जो आपको 82 डिग्री जो हम लोग जो टाइम लेते हैं वो हमारा जो ये एक्चुअल हम लोग लेते भी 82 डिग्री से लेते हैं जब टाइम जो मेज़र करते हैं, जो कि ये जो लाइन होती है ये हमारा ग्रीनविच जो GMT होती है, ग्रीनविच टाइम, ये हमारे इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, इंडिया में यही वाला हम लोग फॉलो करते हैं। इस पे आपको स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है, ये हमारा है 6 आवर 30 मिनट। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। आपको लोकल मीन टाइम बताना है जब आपको लॉन्गिट्यूड गिवन है। लॉन्गिट्यूड आपका कितना है, 90 डिग्री 40 मिनट ईस्ट। अब यहाँ पे ईस्ट में ही आपको गिवन है, तो आपको इधर ये आपको बताना है कि ये जो टाइम है वो कितना आएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, 82 आपको गिवन है, 90 डिग्री गिवन है, तो हम क्या करेंगे इसको पहले माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने डिग्री का डिफरेंस है। तो जब आपने इसको 90 से 82 माइनस किया, 90 डिग्री से 40 मिनट से आपने 82 डिग्री 30 मिनट माइनस किया, तो आपके पास कितना आ गया, 8 डिग्री 10 मिनट। ठीक है, आपने इसको माइनस कर लिया, ये आपको आ गया। अब ये तो आप ये सब आप यहाँ पे आप पता है 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स हो जाएगा। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 मिनट। हमने 1 डिग्री बराबर कितना कर लिया, 4 मिनट। तो अब डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 8 डिग्री 10 मिनट का आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, अब ये डिग्री है इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 8 इंटू कितना कर लेंगे, ये हम 4, और हमारे पास ऑलरेडी कितना 10 मिनट है। तो इसको सॉल्व करने पे ये क्या आ गया हमारा 32 मिनट और 10 मिनट आपको दिया था, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 42 मिनट आ गया। ठीक है, तो 42 मिनट आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ईस्ट में जा रहे हैं, आपको लोकल मीन टाइम बताना, तो हम इसमें 20 कितना कर देंगे, जितना टाइम आया है 42 मिनट आप क्या करेंगे इसमें इंक्रीज कर देंगे। तो आप इसमें जब 42 मिनट ऐड करेंगे तो हमारा जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 7 आवर्स 12 मिनट 0 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं 5, 5, 6, 7। तो यहाँ पे देख के पता चल गया ये नहीं होगा, 5 आवर से स्टार्ट है। तो लास्ट ऑप्शन जो है वो हमारा आया है 7 आवर 2 मिनट 40 सेकेंड, जो कि नियरेस्ट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आया है। तो 7 आवर आया ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, उसके नियरेस्ट हमने ले लिया है
तो 7 आवर 2 मिनट 40 सेकेंड राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सर्वे इन विच अर्थ्स कर्वेचर इज ऑल्सो कंसिडर्ड इज कॉल्ड। ये भी देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि कौन सा सर्वे करते हैं जब हमारी अर्थ कर्वेचर को हम लोग लेते हैं। टोपोग्राफिकल सर्वे, प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे जब हम लोग करते हैं तो हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को भी अपने ध्यान में रखते हैं, उसको भी काउंट करते हैं उसकी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ अ लाइन ए बी आर 78 मीटर एंड -45.1 मीटर रिस्पेक्टिवली। आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ लाइन गिवन है, कितना कितना है। द होल सर्किल बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी इज। अब यहाँ पे आपको होल सर्किल बेयरिंग बताना है कि लाइन की क्या होगी। अब यहाँ पे आपको पता है कि लैटिट्यूड और डिपार्चर क्या होता है, तो यहाँ पे आपको थीटा तो दिया ही नहीं, क्योंकि लैटिट्यूड और डिपार्चर के दोनों में ही साइन थीटा और कॉस थीटा आता है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं। सिर्फ आपको लेंथ गिवन है कि लाइन की क्या है। जैसे एल कॉस थीटा हो गया, एल साइन थीटा हो गया, तो आप थीटा की वैल्यू इसमें मिसिंग है। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है योर इन इंडिया, आपका हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है? आपको प्लस माइनस गिवन है। तो यहाँ पे आपका इस कोऑर्डिनेट में आप सबको पता है प्लस प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है? प्लस माइनस होता है। ये हमारा माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट, यहाँ पे हमारा माइनस प्लस होता है, और यहाँ पे फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारा क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यूज़ गिवन है लैटिट्यूड ऑफ डिपार्चर की, ये वैल्यू आपको गिवन है जो कि प्लस और माइनस में है। तो आप क्या करेंगे? ये आपको देख के पता चल रहा है कि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में इसकी वैल्यू आएगी। तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि होल सर्किल बेयरिंग क्या होगी। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो यहाँ पे 150 नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, 120 भी नहीं होगा। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 330 डिग्री, क्योंकि ये हमारे 90 डिग्री के सारे कोऑर्डिनेट होते हैं। 9 ये 9 हो गया, ये 18 180 हो गया, फिर यहाँ पे हो गया तो 9 का 18 9 27 270 डिग्री हो गया। ऑप्शन में है ही नहीं, उसके नीचे ही सारी वैल्यूज हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A series of closed contour lines on map with lower to higher value inside them represents a hill, ridge, depression, steep slope। तो यहाँ पे अब देखिए पूछा गया सीरीज ऑफ कंटूर लाइंस ऑन द मैप विद लोअर टू हायर वैल्यू। ठीक है, लोअर से हायर वैल्यू है, मतलब कि आपके जो बाहर है वो लोअर है, और जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे इसके तो ये हमारी हायर वैल्यू मिल जाएगी। तो लोअर का मतलब ये 10 हो गया, जैसे ये 20 है, ये 30 है, 40 है, तो ऊपर अंदर जाते जाते इसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो ये जो हमें रिप्रेजेंट करता है, जैसे आपने हिल देखा होगा, जब हिल है ये हमारी, तो इसकी जब कंटूर बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे? हिल, ये हाइट पे होता है ना हमारा हिल ही जो है, तो मतलब ये ऊंचाई पे है, तो ऊंचाई का मतलब जो इसकी हाइट है वो हमारी ज़्यादा होगी। तो ये हमारे मान लो 40 है, तो जब कंटूर में हम इसको बनाएंगे तो हम यहाँ पे 40 लेंगे, और जैसे जैसे हम इसकी हाइट से नीचे आते जाएंगे और ये हमारी वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिल। और यही डिप्रेशन के केस में क्या होता है? डिप्रेशन में जब नीचे जाते हैं, मतलब वो कोई गड्ढा है, ठीक है, कोई वैली है, तो उसमें क्या होता है? जब हम बाहर आते जाते हैं तो वैल्यू हमारी क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो आप एक याद कर लीजिए, दूसरा आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि वो उसका अपोजिट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 65 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 2 point problems and 3 point problems are method of resection, orientation and resection। तो यहाँ पे जो 2 point प्रॉब्लम और 3 point प्रॉब्लम की बात की जा रही है, तो वो हमारा मेथड क्या होता है? रिसेक्शन। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 65 हो गया। 66 द कोलिमेशन मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द रिड्यूस लेवल फॉर पॉइंट्स डज नॉट प्रोवाइड अ चेक ऑन
फर्स्ट साइड, बैक साइड, चेन पॉइंट, इंटरमीडिएट साइड। तो देखिए ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ओरली आप इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन देख के पता चल गया कि जो हम लोग चेक्स प्रोवाइड करते हैं चेन पॉइंट, बैक साइड, फोर साइड सबके बीच में करते हैं, सिर्फ इंटरमीडिएट साइड को इसमें काउंट नहीं करते हैं जो कोलिमेशन मेथड में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइज ऑफ थेओडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाई, ऑप्शन देख लेते हैं। डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट, डायमीटर ऑफ अपर प्लेट, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, डायमीटर ऑफ वर्टिकल सर्किल। तो ये भी देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है इजी सा। यहाँ पे जो थेओडोलाइट स्पेसिफाइड होता है उसका साइज उसकी जो लोअर प्लेट की डाया होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो राइट आंसर हियर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट ऑन सेलेस्टियल स्फीयर वर्टिकली बिलो द ऑब्जर्वर पोजिशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे पूछा गया है आकाश का वह बिंदु जो देखने वाले के नीचे की तरफ लंबवत हो, जैसे कि ये कोई प्लेन है या कुछ भी है, इसके डायरेक्ट जो पॉइंट होगा एकदम स्ट्रेट, ठीक है, लंबवत परपेंडिकुलर, वो क्या कहलाता है? तो जो ये पॉइंट यहाँ पे दिखता है इसको हम क्या बोलते हैं? नादिल। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्थ, नादिल पॉइंट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटीना इन जीपीएस इज, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो एंटीना है सबसे ज़्यादा जीपीएस में यूज़ करते हैं। स्लॉटेड एंटीना, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, पैराबोलिक एंटीना और यहाँ है हॉर्न एंटीना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा माइक्रोस्ट्रिप एंटीना को हम लोग यूज़ करते हैं किसमें? जीपीएस में। ये हमारा मोबाइल्स में, कार्स में, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, मिसाइल सब में ही इसका हम इसी एंटीना का यूज़ करते हैं। तो आपको ये सब जो इसका यूज़ है सब जगह पे पता होना चाहिए। मोबाइल, कार, स्पेसक्राफ्ट, मिसाइल, ठीक है, सब में ही, एयरक्राफ्ट सब में ही इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन, द लेंथ और लॉन्ग वॉल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड प्लस। सर यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग था, और एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। इन, यहाँ पे इन लिखा हुआ है। इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड, वो हमने गलत पढ़ लिया था। द एस्टिमेशन ऑफ लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड प्लस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो लॉन्ग और शॉर्ट वॉल मेथड होता है, तो जब उसमें हम एस्टिमेट करते हैं तो जो लेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं वॉल की, वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो लेते हैं बिटवीन द वॉल। हमने क्या किया? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस किसी भी वॉल की ले ली, उसके बाद उसमें क्या प्लस करते हैं, ठीक है, उसमें क्या ऐड करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रेथ ऑफ द वॉल, हाफ ब्रेथ ऑफ द वॉल ऑन ईच साइड, 1/4 ब्रेथ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जब क्या करते हैं, जब हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वॉल की ले लेते हैं तो उसमें प्लस करते हैं हाफ ब्रेथ ऑफ वॉल और ईच साइड, ठीक है। जैसे ये हमारी वॉल है तो इसकी हाफ ब्रेथ दोनों साइड से ये डिस्टेंस को लेके हम उसको उसमें ऐड कर देते हैं दोनों साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 70 था। 71 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। A catchment consists of 40% area with runoff coefficient 0.30 with the remaining 60% area with runoff coefficient 0.50। तो आपको यहाँ पे runoff coefficient की वैल्यू गिवन है, जो कि इसमें आप गिवन है कितनी 40 एंड, तो यहाँ पे बताना क्या था? द कोफिशिएंट runoff, द इक्विवेलेंट रन ऑफ कोफिशिएंट विल बी। आपको इक्विवेलेंट रन ऑफ कोफिशिएंट बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू जो होगी, एक सेकेंड थोड़ा सा हिंड्रेंस के लिए, सॉरी, यहाँ पे चार्जर हम लगा रहे हैं इसमें। अब देखते हैं, हाँ, आपको बताना क्या था कि जो इक्विवेलेंट रन ऑफ कोफिशिएंट होगा। तो इक्विवेलेंट रन ऑफ कोफिशिएंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो आपको वैल्यूज गिवन है उससे इनटू कर देना रन ऑफ कोफिशिएंट को, आपको मिल जाएगा कि टोटल इक्विवेलेंट रन ऑफ कोफिशिएंट कितना होगा। तो ये आपको परसेंटेज में गिवन है, आप परसेंटेज में चाहे परसेंटेज में रख सकते हैं और इसको डायरेक्ट चाहें तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.40 इंटू 0.30 प्लस ये दूसरे का ले लेते हैं 0.60 इंटू 0.50 अपॉन जो हमारा कितना परसेंट है, ये हमारा कैचमेंट एरिया जो है अपॉन एरिया कर देंगे। टोटल एरिया कितना है हमारा 0.4 प्लस 0.6, जो टोटल एरिया आ गया। तो जब आप उसको अब सॉल्व करेंगे तो आपको हमें आंसर मिल जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो हमारा 0.42 राइट आंसर। इसको सॉल्व कर लेना, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया था इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा था इसका आंसर।
अभी हम इसको सॉल्व करेंगे कैलसी से या फिर ओरली करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे हम टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहे हैं इसको सॉल्व करके। फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम डिस्चार्ज इन एन एलोवियर स्ट्रीम विच इज़ द बेस्ट सुटेड रिलेशन, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए एलोवियर स्ट्रीम में कौन सा बेस्ट रिलेशन होता है। तो आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़े होंगे, जैसे मैनिंग का फॉर्मूला पढ़ा है, डार्सी-विज़बाच का फॉर्मूला पढ़ा है और भी फॉर्मूलेस पढ़े होंगे, तो उसमें आप लोगों ने रिलेशन पढ़े होंगे। तो जो यहाँ पे बेस्ट सुटेड रिलेशन होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे वी, आर और एस के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो जो मैनिंग का अगर आपने फॉर्मूला देखा होगा तो ये क्या होता है, v इक्वल टू 1/n r की पावर 2/3 और s की पावर हाफ। ठीक है, यहाँ पे ये वेलोसिटी है, ये r क्या हाइड्रोलिक रेडियस और s क्या स्लोप। अगर आप इसको q के रिस्पेक्ट में रखना चाहें तो q/a, तो आप कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के यहाँ q/a भी कर सकते हैं। तो बेस्ट जो रिलेशनशिप होगा वो हम देख लेते हैं ऑप्शन में। v is directly proportional to r की पावर हाफ, s की पावर हाफ, v is directly proportional to r की पावर 2/3, s की पावर 1/3, v directly proportional to r की पावर 2/3, s की पावर हाफ। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला हमें ऑप्शन है वो सही ऑप्शन मिल गया है, तो राइट आंसर है विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन एट वेल इज कॉल्ड, डिस्चार्ज जो है पर यूनिट ड्रा डाउन जो हो रहा है उसमें, जिसको एस भी ड्रा डाउन जो होता है हम उसमें एस से दिखाते हैं या फिर पर यूनिट लेंथ भी बोलते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा कहलाता है स्पेसिफिक कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर प्रेजेंट इन एन आर्टिजियन एक्विफर इज यूजुअली at 0.5 times of atmospheric pressure, above atmospheric pressure, at sub atmospheric pressure, at atmospheric pressure। तो आपने आर्टिजियन एक्विफर अगर आपने देखा होगा तो नहीं भी देखा है तो हम यहाँ पे आप इसका डायग्राम बना दे रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे जैसे एक्विफर्स की लेयर हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है कि ये हमारा जो नॉन आर्टिजियन है, ये नॉन आर्टिजियन है और ये हमारी आर्टिजियन एक्विफर है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये हमारी, इससे अब वाटर को हमें निकालना है। ये क्या हो रहा है, ये इन दोनों की दो, ये आर्टिजियन जो एक्विफर है ये हमारी दो नॉन आर्टिजियन एक्विफर्स के बीच में सैंडविच है, बीच में है। ठीक है, तो जब उसके बीच में वो सैंडविच है तो उसमें क्या आएगा, वो उस पर प्रेशर पड़ेगा। तो वाटर इसमें क्या आ रहा है, जो वाटर इसमें आएगा वो एक तो प्रेशर के थ्रू बाहर आता है फिर, और जो ये प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो इसमें जो वाटर आता ही है उसको हम लोग क्या होता है, वो अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और प्रेशर कैसे पड़ता है इसमें, जो हमारी नॉन आर्टिजियन एक्विफर्स हैं उसके दबाव से इस पर पानी निकलता है और जिसकी वजह से इसको हम वाटर को यहाँ से यील्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि वो उन दोनों लेयर के बीच में सैंडविच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोस्कोपिक वाटर, केमिकल वाटर, ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इजी सा है। जो प्लांट पानी लेते हैं वो हमारा कौन सा होता है, कैपिलरी वाटर होता है। तो राइट आंसर हेयर इज 4th। बाकी हाइड्रोस्कोपिक वाटर जो होता है वो प्लांट यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। ग्रेविटी वाटर जो होता है वो ग्रेविटी के थ्रू फ्लो कर जाता है, वो भी प्लांट हमारा यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A canal has designed to supply the irrigation need 1000 hectare of land growing rice 140 days base period and having a delta of 126 centimeter. If the canal water is used to irrigate wheat of base period 120 days, आपको wheat के लिए base period दे रखा है, and having delta of 60 centimeter, उसके लिए delta दे रखा है। आपको क्या बताना है, द एरिया दैट कैन बी इरीगेटेड इज। अब आपको बताना है इसमें वीट क्रॉप के लिए जो हमें एरिया चाहिए वो हमें कितना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, तो आपने ड्यूटी और डेल्टा में रिलेशन पता होगा। ड्यूटी और डेल्टा में रिलेशन क्या होता है, 8.64 बी बाई डेल्टा, या फिर डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाता है 8.64 बी बाई ड्यूटी। ड्यूटी की यूनिट क्या होती है, ये होता है हमारा हेक्टेयर पर क्यूमेक। क्यूमेक की यूनिट क्या होती है, क्यूमेक डिस्चार्ज को बोलते हैं। किसके इक्विवेलेंट होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड के।
तो ये हमारा जब ड्यूटी है तो ड्यूटी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये इसकी यूनिट आपको पता चल गई। ये हमारा होता है, यहाँ लिख दे रहे फिर से, हेक्टेयर पर क्यूमेक। क्यूमेक होता है डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एरिया बाई डिस्चार्ज भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट यूनिट कन्वर्ट करके कर सकते हैं। और ये हमारा 0.64 बी डेज और ये हमारा डेल्टा। तो आपको ये एक रिलेशन, ये आपको पता चल गया। अब इसमें क्या करेंगे, आप वैल्यू पुटअप कर देंगे और आंसर मिल जाएगा। तो आपको किसके लिए निकालना है, आपको व्हीट क्रॉप के लिए निकालना है। आपको 2 डेल्टा गिवन है, डेल्टा 1 डेल्टा 2, और आपको 2 बेस पीरियड गिवन है, बेस पीरियड को उसके B1 और B2। तो आप इसको इसके इक्विवेलेंट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा A2। हमें मेनली एरिया चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगा, जब हमें चाहिए क्या, इसमें एरिया की वैल्यू चाहिए, ये 8.64 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया A1 डेल्टा 1 अपॉन डिस्चार्ज भी इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अपॉन B1, क्योंकि हमें एरिया चाहिए, सेम डिस्चार्ज की इसमें बात नहीं कर रहे हैं। ये हो जाएगा B1 और ये हमारा हो जाएगा A2 डेल्टा 2 अपॉन B2। ठीक है, ये रिलेशन यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब इसमें आप वैल्यू पुटअप करेंगे और हमें निकालना है एरिया, किसकी वैल्यू, A2 की। तो एरिया आपको गिवन है, ये आपको कितना है, ये आपको गिवन है, ये गिवन है 1000। डेल्टा 1 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, 126 अपॉन B1 की वैल्यू गिवन है 140 डेज। ये 140 डेज है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये डेल्टा 1 है और ये हमारा है B2 और ये हमारा है डेल्टा 2। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, B2 ये हमारा इधर आ जाएगा। B2 की वैल्यू कितनी है, 120 अपॉन डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी है, 60। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना लैंड आ गया, 1800 हेक्टेयर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1800 हेक्टेयर। राइट आंसर विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an alignment of an irrigation channel where form of takes have to be provided at regular intervals, changes in given channel parameter are made of. The correct sequence of decreasing order of preference of these parameter is. मेनली इस क्वेश्चन में, इतना बड़ा क्वेश्चन था, इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि जो हम लोग पैरामीटर प्रेफरेंस करते हैं वो किसके हिसाब से लेते हैं। तो ऑप्शन देख के समझ में आ गया होगा कि उसमें पूछ क्या रहा है, कौन से पैरामीटर्स की बात कर रहा है। तो जब भी हम किसी इरिगेशन कैनाल की डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो जो हम लेते हैं वो ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या होगा। जो हम सीक्वेंस लेते हैं, डेप्थ स्लोप विथ, ये हम नहीं लेते हैं। डेप्थ विथ स्लोप ये भी नहीं लेते हैं सबसे पहले। विथ स्लोप डेप्थ ये भी नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ में क्या है, विथ डेप्थ एंड स्लोप, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रिस्ट कैनाल इज कॉल्ड एज, ऑप्शन देखते हैं, अक्रॉस द कंटूर्स, कंटूर कैनाल, साइड स्लोप कैनाल, वाटरशेड कैनाल। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पेट क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी के एग्जाम के लिए हो, चाहे किसी भी जेई ए लेवल के लिए क्वेश्चन हो। अगर रिस्ट कैनाल की बात की गई तो हमेशा ही यही क्वेश्चन आता है कि किसके अलॉन्ग होती है, ये इसको और क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको जो है रिस्ट कैनाल को वाटरशेड कैनाल भी बोलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेसीज सिल्ट फैक्टर फॉर मीडियम सिल्ट हुज एवरेज ग्रेन साइज इज 0.25 mm इज लाइकली टू बी। अब आपको लेसीज सिल्ट फैक्टर की वैल्यू बतानी है कि कितनी है। जब आपको ग्रेन साइज कितना गिवन है, 0.25 mm, तो लेसीज सिल्ट फैक्टर का जो वैल्यू होती है वो होती है 1.76 √d/mm। ये क्या है, डाई ऑफ पार्टिकल इन mm। तो आप इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू हमने रख दी और हमें सिल्ट फैक्टर की वैल्यू पता चल गई 0.25। आपने वैल्यू पुटअप की तो आपको आंसर जो मिलेगा वो आ जाएगा आपका 0.88। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप इसको तुरंत मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैरेट डायग्राम आर बेस्ड ऑन ब्लाइक्स थ्योरी, कैनेडी थ्योरी, खोसला थ्योरी, लेसीज थ्योरी। तो यहाँ पर जो गैरेट डायग्राम का हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं कैनेडी थ्योरी में। आपको इसको याद रखना है। इसके क्वेश्चन में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि खोसला थ्योरी में होता है कैनेडी में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैनेडी थ्योरी।
कैनेडी और लेसी ने उसमें कैनाल डिज़ाइन के लिए भी हमें। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 81 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। यहाँ पे सॉइल का पूछा गया कि कौन सा मेथड है जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ओवन ड्राइंग मेथड, पिग्नोमीटर, सैंड बाथ मेथड और ये कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो यहाँ पे जो मोस्ट एक्यूरेट है ये एक तो चारों जो हैं, इन चारों से ही हम क्या निकालते हैं, वाटर कंटेंट निकालते हैं। और यहाँ पिग्नोमीटर से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी फाइंड आउट करते हैं सॉइल की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मोस्ट एक्यूरेट, ये हो जाएगा हमारा ओवन ड्राइंग मेथड। ठीक है। और ये जो सैंड कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है ये सबसे फास्ट रिजल्ट देता है, क्योंकि इसको हम फील्ड पे ही करते हैं, 3-4 मिनट में इसमें रिजल्ट मिल जाता है। ओवन ड्राइंग मेथड में हमें 24 आवर्स लगते हैं, क्योंकि हमें लैब में परफॉर्म करना पड़ता है, तब हमें वाटर कंटेंट सॉइल का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट ऑफ अ सॉइल सैंपल आर 35% and 70% respectively. The percentage of soil fraction with grain size finer than 0.002 mm is 25. The activity ratio of the soil sample is। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, एक्टिविटी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन क्ले फ्रैक्शन फाइनर देन 0.002 mm साइज। तो यहाँ पे आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो आपको ये दिया है, ये 70 माइनस 35 लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन 25। तो आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ये हमारा 35 अपॉन 25 हो जाएगा। उसको सॉल्व करेंगे तो 5 और ये जाएगा 7 टाइम्स 7/5 को सॉल्व करने पे हमारा ये आ जाएगा 1.4। तो है राइट आंसर विल बी 1.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। The hydraulic head that would produce a quicksand condition in a sand stratum of thickness 1.8 meter, specific gravity 2.65 and void ratio 0.65 इक्वल्स टू। आपको यहाँ पे क्या बताना, हाइड्रोलिक हेड एच की वैल्यू बतानी है। आपको क्वेश्चन में थिकनेस गिवन है, थिकनेस जो है थिकनेस गिवन है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल की आपको जी की वैल्यू गिवन है और ई गिवन है। सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालना है। तो जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, ये हमारा होता है हेड लॉस पर यूनिट लेंथ HL/L। और इसका जो फॉर्मूला होता है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, UPPSC में भी आए हुए हैं। इसका फॉर्मूला होता है G-1/1 + E। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोलिक हेड। तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर, आपको वैल्यू क्या निकालनी है, हमें पहले हम IC निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे IC डायरेक्ट निकाल लेते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या IC निकाल के तब आप H/L करेंगे तो आपको H की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, ये हमारा H है, ये L की वैल्यू आपको गिवन है 1.8 मीटर। यहाँ पे G की वैल्यू कितनी है, 2.65 -1/1 प्लस E की वैल्यू है 0.65। तो ये क्या हो गया, 1.H/1.8, ये हो जाएगा हमारा 1.65/1.65। ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। तो H की वैल्यू जो हो जाएगी कितनी आ जाएगी, 1.8 मीटर। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हेयर राइट आंसर विल बी 1.8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन अ फ्रेटिक लाइन विद इन अ डैम सेक्शन इज। अब यहाँ पे पूछा गया डैम सेक्शन में जो ये फ्रेटिक लाइन होती है वो क्या होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नन ऑफ द अबव। तो जो यहाँ राइट आंसर होगा वो होगा हमारा इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और या क्योंकि ये जो फ्रेटिक लाइन होती है इसको हम एटमॉस्फेरिक लाइन भी बोलते हैं, जो कि जो आपने इस तरीके का देखा होगा डैम होता है, ये जो लाइन होती है यहाँ पे जो प्रेशर रहता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन। फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन सैचुरेटेड क्ले अंडरगोज 30% कंसोलिडेशन। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कंसोलिडेशन दिया हुआ है 180 डेज। व्हाट वुड बी द एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्दर 20% कंसोलिडेशंस टू अकर।
अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है कि कितना एडिशनल टाइम रिक्वायर है फर्दर 20% कंसोलिडेशन करने के लिए। तो आप लोगों को भी हमने जब अभी प्रीवियस सेट किया था तो उसमें भी हमने फॉर्मूला यूज़ किया था। ये क्या होता है हमारा, टाइम फैक्टर इक्वल टू CV कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन टाइम T अपॉन ड्रेनेज पाथ स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और जब हमारा कंसोलिडेशन जो है 50% से कम होता है तो हम TV जो होता है उसको हम π/4 अपॉन π/4 इंटू यू स्क्वायर भी लिखते हैं। ये होता है हमारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो आप क्या करेंगे, एक रिलेशन हमारा है, जब आप इसको T1 T2 दो है हमारे पास तो उस फॉर्म में रखेंगे तो ये हमारा एक आ जाएगा T1/T2 इक्वल टू U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज़ गिवन है, बस वैल्यूज़ पुट अप करनी है और हमें T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो T2 निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो हमारा टाइम है, ये हमारा टाइम जो है U1 टाइम, U1 कितना हो जाएगा हमारा 50%, इसको हम क्या करेंगे, एडिशनल टाइम निकालना है फर्दर जो इंक्रीज हुआ है। तो ये जो 30 × 20 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 50%। तो हमारा ये हो जाएगा 50 स्क्वायर अपॉन 30 स्क्वायर और T2 की वैल्यू आपको निकालनी है। T2 की वैल्यू निकालनी है और ये हमारा T1 की वैल्यू आपको गिवन है 180 अपॉन T2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो T2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। T2 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 500 डेज। ठीक है, ये हमारी 500 डेज आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या निकालना है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। T2 की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 500। अब हमें निकालना क्या था, एडिशनल टाइम निकालना है। तो एडिशनल टाइम हमें जो पहले का टाइम है वो गिवन है, तो एडिशनल टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 500 में से हम 180 कर देंगे तो हमें अपना जो एडिशनल टाइम है वो मिल जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 320 डेज। तो हेयर राइट आंसर विल बी 320 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। For conducting a standard Proctor compaction test, the weight of hammer P in kg, the fall of hammer, the number of blows per layer and the number of layers S required for respectively। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रॉक्टर जो टेस्ट होता है पूरा स्पेसिफिकेशन वही पूछ लिया है कि वेट कितना अप्लाई करते हैं, फॉल ऑफ हैमर कितनी हाइट से हैमर गिरता है, कितनी नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं, कितने नंबर ऑफ ब्लोज होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो वेट होता है हैमर का वो होता है हमारा 2.60 kg लेते हैं। फॉल जो होता है 310 लेते हैं हम, ठीक है, ये mm में गिवन है। और जो ब्लोज होते हैं ये 25 ब्लोज होते हैं और लेयर कितनी होती है 3। तो है राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4th। जो 4th है ऑप्शन PQRS, ये इस तरीके से सीक्वेंस है, ये हमारा सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। Sheep foot rollers are recommended for compacting hard rock, granular soil, cohesive soil, any type of soil। तो जिस sheep foot roller का यूज़ करते हैं वो हम लोग cohesive soil या clay टाइप की soil के लिए यूज़ करते हैं। राइट आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। गिवन डैट फॉर अ सॉइल डिपॉजिट, यहाँ पे सॉइल डिपॉजिट ये कोफिशिएंट्स गिवन हैं, कोफिशिएंट एट रेस्ट, एक्टिव अर्थ कोफिशिएंट और पैसिव अर्थ कोफिशिएंट दे रखा है और यहाँ पॉइजन रेशियो दे रखा है। तो ये वैल्यू आपसे पूछेगी, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस म्यू अपॉन 1 माइनस अपॉन म्यू इज गिवन बाई, आपको बताना ये क्या है। तो ये जो होता है देख लेते हैं, K नॉट KP बाई K नॉट 1 बाई K नॉट। तो जो जब कोफिशिएंट हम निकालते हैं तो अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट एट रेस्ट कंडीशन में जब होता है तो इसकी जो वैल्यू होती है ये आपको याद रखनी है, ये होती है म्यू 1 माइनस म्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, इसको रिवर्स कर दिया है, ये 1 माइनस इसकी पूछी गई तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 बाई क्यू नॉट K नॉट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4th 1 बाई K नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 89 नंबर ऑफ क्वेश्चन। A gross bearing capacity of 2 meter wide strip footing at a depth of 1.5 meter is 450 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको बेयरिंग कैपेसिटी क्यू की वैल्यू गिवन है, D गिवन है और आपको B गिवन है। इफ़
डेंसिटी इक्वल टू 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब गिवन है। व्हाट इज द नेट बेयरिंग कैपेसिटी, आपको नेट बेयरिंग कैपेसिटी बतानी है कि कितनी हो जाएगी। तो नेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रॉस बेयरिंग कैपेसिटी आपको गिवन है, तो ये टोटल जो गिवन है ये क्या होगा, क्यू माइनस और गामा डी कर देंगे हम यहाँ पे। तो ये हमें क्या पता चल जाएगा, जो नेट है हमारा जितना भी ये होता है उससे हम माइनस कर देते हैं जो सॉइल पे आ रहा होता है, सॉइल की डेप्थ और फाउंडेशन की डेप्थ और डेंसिटी ऑफ सॉइल को माइनस कर देंगे तो हमें नेट मिल जाएगा। तो आपको ये 450 गिवन है, माइनस आपको डेंसिटी कितनी गिवन है 20, और ये डी भी गिवन है, डेप्थ कितनी 1.5। तो ये हो जाएगा हमारा 450 माइनस 20 और ये हो जाएगा हमारा 30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 420 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 420। तो यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं, जो यहाँ पे राइट ऑप्शन है वो कौन सा हमारा थर्ड, 420 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। द साइज ऑफ स्क्वायर बेयरिंग प्लेट इन अ प्लेट लोड टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल शुड बी। अब यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट की बात की जा रही, कितना लेते हैं हम, साइज कितना होता है, साइज ऑफ स्क्वायर बेयरिंग प्लेट लेस देन 300 mm, बिटवीन 300 mm एंड 750 mm, बिटवीन 750 mm एंड 1 मीटर, ग्रेटर देन 1 मीटर। तो जो स्क्वायर बेयरिंग प्लेट का साइज लेते हैं वो हम लोग लेते हैं बिटवीन 300 mm एंड 750 mm। तो हेयर राइट आंसर विल बी 2। आपको ये याद रखना है, वैसे इसकी जो वैल्यू होती है वो 350 से स्टार्ट होती है, 350 से 750 के बीच में ही हम लोग लेते हैं जो इसका साइज का प्लेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 91 नंबर ऑफ क्वेश्चन। अ बार ऑफ मटेरियल विच हैज़ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आपको ई की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁵ मेगा पास्कल एंड पॉइसन रेशियो म्यू की वैल्यू गिवन है 0.25। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड्स टू शेयर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। अब आपको यहाँ पर शेयर मॉडुलस की वैल्यू बतानी है कि कितनी आएगी। तो इसमें एक सिंपल सा रिलेशन होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और शेयर मॉडुलस ऑफ पॉइसन रेशियो के बीच में, तो वो हम रख देंगे उसमें वैल्यूज और हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमारा ये क्या होता है, E इक्वल टू 2G इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू, या फिर आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं E इक्वल टू 3K इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू। दोनों से लगा के आपको क्या मिल जाएगा, शेयर मॉडुलस की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको E गिवन था, कितना है E 2 × 10⁵ इंटू 2G 1 प्लस म्यू की वैल्यू गिवन है 0.25। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पे जो G की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आपका यहीं पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं। G इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 10⁵, नीचे क्या जाएगा 2 इंटू इसको हमने क्या किया 1.25। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो G की वैल्यू हमारी आएगी 0.8 × 10⁵ मेगा पास्कल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4th 0.8 × 10⁵ मेगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम ABC फिक्स्ड एट एंड A एंड प्रोप्ड एट B, AB इक्वल टू L एंड ओवरहैंग BC इक्वल टू L/4। A पॉइंट L/4 गिवन है, पॉइंट लोड P इज अप्लाइड एट C विल जनरेट मोमेंट एट A। तो आपको मोमेंट बताना है कि A पे कितना आ रहा है। आपके पास ये बीम गिवन है, देखिए जो यहाँ से सोम के क्वेश्चन स्ट्रक्चर के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में, बाकी दोनों ही लैंग्वेज में थे। ये प्रोप्ड कैंटिलीवर की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपका कुछ सपोर्ट लगा हुआ है और यहाँ पे आपको एंड कितना लगा हुआ है P ओवरहैंग है, और यहाँ पे एंड पे पॉइंट लोड P लगा हुआ है। इसकी जो डिस्टेंस आपको गिवन है ये L है और ये गिवन है ओवरहैंग का L/4 डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में। और ये हमारा A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया। तो अब हमें क्या बताना है, हमें मोमेंट एट A पे बताना है। तो मोमेंट निकालने के लिए हम देखते हैं क्या करते हैं इसमें। जब कैंटिलीवर बीम के केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ये लोड आ रहा है, लोड को डिस्टेंस जब ये लोड है इसको मोमेंट में कन्वर्ट करके इसको हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जब इसमें इस पॉइंट पे फ्रंट पे मोमेंट, तो ये हो जाएगा हमारा PL/4।
4। बाकी ये लोड भी हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा P है और नीचे हमारा टॉप्ड कैंटिलीवर है। तो अब इस तरीके से हमें मोमेंट ए पे निकालना बहुत इजी हो जाएगा। अब ए पे डायरेक्ट मोमेंट आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, जब हम ये यहाँ पे सपोर्ट क्या हमारा फिक्स्ड है, तो क्या करेंगे, जब हमें यहाँ पे मोमेंट पता है तो ये क्या करेंगे कि जब इधर मोमेंट लगता है फिक्स एंड सपोर्ट पे तो ये इसका हाफ होता है, ठीक है। ये इसका कैरी ओवर फैक्टर ले लेते हैं। तो इसमें जो ये मोमेंट है इसको हम इससे इंटू कर देंगे तो हमें इसमें जो टोटल मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी, ये PL/4 कर देंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, जो टोटल मोमेंट यहाँ पे आ रहा है वो क्या हो जाएगा, जो टोटल मोमेंट आ रहा है वो हो जाएगा PL/8। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा PL/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हम इसको यहाँ पे रब कर दे रहे हैं, लिखने की जगह नहीं बची है। A shaft of length L having torsional rigidity GJ is subjected to a torque T. The corresponding stiffness shall be. अब यहाँ पे स्टिफनेस की वैल्यू पूछी गई है कि कितना होगा। तो जो हमें पूछा क्या गया है यहाँ पे T/थीटा की वैल्यू पूछी गई है कि कितनी होगी। तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है, T/J इक्वल टू shear stress अपॉन रेडियस इक्वल टू G थीटा अपॉन L। ये होता है हमारा फॉर्मूला जो लोगों ने आप लोगों ने टॉर्सन में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे आपसे क्या बात की जा रही है, स्टिफनेस की बात की जा रही है। स्टिफनेस आपको बताना है, स्टिफनेस क्या होगा T/थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, T/थीटा की पूछी जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा GJ, जब ये इधर जाएगा ये वाला टर्म G/G इंटू J अपॉन L। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में देख लेते हैं TJ/L GJ/L। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा सही है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा स्टिफनेस का T/थीटा इक्वल टू GJ/L। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Euler's critical buckling load for a column fixed at one end and free at other end is। तो क्या पूछा गया है, हमारे पास ये कॉलम है जो कि एक एंड पे फिक्स्ड है और अदर एंड पे फ्री है। तो इसकी जो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, ये फ्री है तो इसकी जो L इफेक्टिव होगा वो हो जाएगा हमारा 2L हो जाएगा। अब अगर आपको यूलर्स का फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो जो यूलर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा π² अपॉन EI अपॉन L इफेक्टिव। तो हाँ L इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर। तो L इफेक्टिव की यहाँ पे वैल्यू कितनी है 2L। हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे π² EI अपॉन 2L का स्क्वायर। जब 2L का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये π² EI अपॉन 4L² आ जाएगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारा थर्ड वाला है π² EI अपॉन 4L²। तो इस तरीके से इसमें 4-5 केसेस होते हैं जब हमारा फिक्स्ड, जब ये कॉलम है ये हमारा बोथ एंड फिक्स्ड रहेगा। तो ये भी केस होता है तो इसमें L इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, या फिर हमारा दोनों हिंज है तब क्या हो जाएगी। इस तरीके से केसेस होते हैं। या फिर एक हिंज है दूसरा हमारा फिक्स्ड है तो L इफेक्टिव की वैल्यू चेंज होती रहती है। और आप इस फॉर्मूले में जो यूलर्स का फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते जाएंगे इसकी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A rectangular block is subjected to normal stress on two orthogonal faces 6 MPa and 4 MPa of same nature. What shall be maximum shear stress produced on a plane? आपको क्या बताना है, मैक्सिमम shear stress बतानी है। तो सिंपल सा इसमें फॉर्मूला लगा देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, σ1 माइनस σ2, ये सिग्मा है /2, या फॉर्मूला लगाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम shear स्ट्रेस। तो ये हमारा कितना है 600 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो यहाँ पे क्या आ गया 100 MPa। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 100 MPa। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग फॉर अ शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम के केस में देखना है फेल्स प्रिमरली ड्यू टू क्रशिंग। तो ये बात हमारी सही है, जो शॉर्ट कॉलम फेल करता है वो क्रशिंग की वजह से फेल करता है और जो लॉन्ग कॉलम होता है वो बकलिंग की वजह से फेल करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अल्टीमेट लोड कैपेसिटी डिपेंड्स
अपॉन इट्स लेंथ। तो जो इसकी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी होती है इसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यील्ड स्ट्रेस गवर्न्स क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो ये भी जो ऑप्शन है हमारा गलत है। यील्ड स्ट्रेस जो होती है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ को नहीं बताती है। तो यहाँ पे आपको बताना था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर। अब इसमें से कौन सा सही है, तो हमने देख लिया यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है शॉर्ट कॉलम के केस में वही सही है, क्रशिंग की वजह से फेल होता है। तो ऑप्शन में भी यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ओनली, तो हेयर राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियस ऑफ gyration ऑफ टू रेक्टेंगुलर कॉलम इन अ रेशियो 3:1। आपको रेडियस ऑफ gyration दे रखा है 3:1। व्हाट शैल बी द रेशियो ऑफ दियर डेप्थ। आपको इसकी डेप्थ में रिलेशन बताना है। तो जो हमारा क्या है, रेडियस ऑफ gyration आपको दे रखा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ gyration का आप लोगों ने पढ़ा होगा, R = ये क्या हो जाएगा, I/A अपॉन I/A। ये रेडियस ऑफ gyration का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे I क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ पे कौन सा कॉलम है हमारा, रेक्टेंगुलर कॉलम है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, BD/12 अपॉन एरिया आपको गिवन है, एरिया कितना हो जाएगा BD। तो यहाँ पे तो हमें ये आपका इस तरीके से करके हम इसको निकाल लेंगे। तो जब आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ gyration टू रेक्टेंगुलर कॉलम की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, R1 और R2 का जो रेशियो गिवन है वो आपको कितना गिवन है, 1:3 गिवन है। तो इस तरीके से अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, ये I1 I2 लेके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, B1D1³ अपॉन 12 और एरिया कितना हो जाएगा, B1D1, ये पहले रेक्टेंगुलर कॉलम का, दूसरे का क्या हो जाएगा, B2D2D³ अपॉन 12 अपॉन B2D2। ठीक है, तो 2 रेक्टेंगुलर कॉलम थे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 12 इससे गया D3। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये B1 और ये D1 की स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रिलेशन जो यहाँ पे आएगा, ये R1 अपॉन R2 = क्या हो जाएगा, D1² अपॉन D2²। जब आप उसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास रिलेशन मिल जाएगा। अब आपके पास 1:3 वैल्यू गिवन है। ये आपको बताना था कि डेप्थ का रेशियो क्या होगा, D1 अपॉन D2 का रेशियो जो आएगा वो बताना था। तो ये कितना आ रहा है हमारा डेप्थ का रेशियो, ये हमारा आ जाएगा, उसको जब सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये स्क्वायर चला जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे जो रेशियो गिवन है ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, 3:1 है, 3:1, इसीलिए यहाँ पे आंसर मेरा 1/3 आ रहा था। तो ये रेशियो गिवन है ये हमारा 3:1 है, ये 3 होगा, ये 1 है। तो इसकी जो डेप्थ का रेशियो भी है इक्वली आ गया, क्योंकि जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा D1/D2 हो जाएगा। तो यहाँ ये 3:1 है, ये भी यहाँ पे भी हम लिख दे रहे हैं 3 और 1 का रेशियो गिवन है। तब आप देखिए इसका आंसर जो आएगा 3:1 आएगा। अगर हम 1:3 लेते तो इक्वल ही आना था। तो राइट आंसर विल बी 3:1। यहाँ पे राइट आंसर जो ए है, क्योंकि आपको ये गिवन है और कैसे निकला ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम रोटेट्स बाई, आपको दिया हुआ है ये थीटा की वैल्यू गिवन है, रेडियंस अंडर अ पॉइंट लोड 10 kN, देन डिफ्लेक्शन एट द फ्रे एंड ड्यू टू मोमेंट ऑफ 100 kN इज। अब यहाँ पे आपको क्या वैल्यू बतानी है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू बतानी है जब फ्रे एंड पे, जब मोमेंट हमारा 100 kN है। तो पहले हमारे बात की जा रही है फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम, जो कैंटिलीवर फ्री एंड पे कैंटिलीवर, ये कैंटिलीवर बीम है जिसका एंड फ्री है और रोटेशन की वैल्यू आपको गिवन है। तो जो डिफ्लेक्शन, जो यहाँ पे रोटेशन होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कि पॉइंट लोड की वजह से आ रहा है। ये हमारा पॉइंट लोड कितना लग रहा है, 10 kN का। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, PL² अपॉन 2EI। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे और हमें पहले हम इसकी वैल्यू L निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे थीटा आपको गिवन है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0.001, ये हमारा हो जाएगा 2EI अपॉन ये हमने कितना रख दिया, 10 हमें गिवन है, ये हमें मिल गया L²। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, लेंथ आ गई।
अब हमें बताना था देन डिफ्लेक्शन एट फ्रे एंड ड्यू टू मूवमेंट 100। अब जब हमारा फ्रे एंड पे यहाँ पे अब हम बनाते हैं बीम, ये हमारी बीम है। अब क्या है, फ्रे एंड पे मूवमेंट लग रहा है 100, तो इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा वो हमें बताना है कितना आएगा। तो इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा उसका हम फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा डिफ्लेक्शन इक्वल टू ml² अपॉन 2EI। अब इसमें हम वैल्यू पुटअप कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। आपको डेल्टा बताना था तो m की वैल्यू आपको 100 गिवन है। l² की जगह पे हम ये सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये कितना है। तो ये 0.001 इंटू 2EI अपॉन 10 इंटू 2EI। 2EI से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये यहाँ पे आपको ये 10 से 10 चला जाएगा और ये आपको आया कितना है, ये आ गया आपका 0.01। ये किस में आया है हमारा, ये मीटर में आया है और आपसे आंसर किस में पूछा गया है, mm में पूछा गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको mm में चेंज कर देंगे। तो ये डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 1000 से इंटू कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 mm। तो हेयर राइट आंसर विल बी क्या हो जाएगा, 10 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। जब फ्री एंड पे जैसे हमने बताया था कि जब डिफ्लेक्शन कैंटिलीवर बीम है तो जो मोमेंट आ रहा है ड्यू टू पॉइंट लोड UDL और मोमेंट कितना हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट कितना, ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रिज्मेटिक बीम ऑफ यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI is simply supported over a span L. If moment M is applied one support, the resulting bending strain energy is। अब यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी पूछी गई है तो इसको भी अगर आपको याद है तो आप इसको डायरेक्ट बता देंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं हम, ml² अपॉन 2EI, ये नहीं है। यहाँ पर सेकंड देखते हैं ml² L अपॉन 2EI। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा सेकंड वाला ही है। तो ये वैल्यू आपको याद होगी तो आप इसको तुरंत मार्क कर लेंगे और अपना टाइम बचा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कर्वेचर ऑफ अ बीम सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा है जो आपको कर्वेचर ऑफ बेंडिंग को सही तरीके से डिफाइन करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा देख लेते हैं। तो ये है हमारा, सॉरी यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन 1 प्लस माइनस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डबल डैश की पार्ट 2 ऑप्शन देख लेते हैं, प्लस माइनस वाई डबल डैश अपॉन 1 प्लस डबल डैश बाई 2 अपॉन तीसरा देख लेते हैं प्लस माइनस वाई इन ब्रैकेट 1 प्लस 3 बाई 2। फोर्थ देख लेते हैं प्लस माइनस वाई डैश इन ब्रैकेट 1 प्लस डबल डैश की बाई पार्ट 2। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कर्वेचर ऑफ अ बीम सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग। तो आपको कर्वेचर की वैल्यू पूछी गई थी। कर्वेचर हमारा क्या होता है, 1/r पूछा गया है जिसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सारे ही ऑप्शन गलत हैं। तो इसका जो सही फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है, ये होता है, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, प्लस माइनस वाई डबल डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश की पार्ट 3/2। इसका सही फॉर्मूला हमारा ये होता है। अगर ये फॉर्मूला ऑप्शन में ही नहीं तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कर्वेचर का, जिसको 1/r से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। As per IS code provision, the tolerance on placing of reinforcement in a structural member having effective depth more than 200 mm shall be plus minus 25 mm, plus minus 20 mm, plus minus 15 mm, plus minus 10 mm। तो यहाँ पे आपको टॉलरेंस लिमिट पूछी गई है और ये वैल्यू जो पूछी गई IS पर IS कोड आपको बतानी है। तो IS पर IS कोड अगर आपकी डेप्थ जो है D है, ज़्यादा है 200 mm से, तो इसका जो इसमें टॉलरेंस लिमिट होगी वो होगी हमारी प्लस माइनस 15 mm। इसको आपको याद रखना है। और बाकी अगर डेप्थ जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 200 mm है तो इसकी जो टॉलरेंस लिमिट होगी वो हो जाएगी हमारी प्लस माइनस 10 mm। तो आपको ये भी रखना है, याद रखना है। इसके लिए इस केस में आपकी प्लस माइनस 10 mm हो जाएगी और इस केस में आपकी अभी हमने बताई दिया 20 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
A curve showing percentage passing an ordinate versus sieve size on a SCA of aggregate a horizontal portion for a certain range indicates. ऑप्शन देख लेते हैं, कंटिन्यूअस ग्रेडिंग, गैप ग्रेडिंग, मिक्स ग्रेडिंग, पोरस ग्रेडिंग। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो है कर्व शो कर रहा है पासिंग ऑन ऑर्डिनेट वर्सेस सिव साइज ऑफ हॉरिजॉन्टल पोर्शन फॉर अ सर्टेन रेंज इंडिकेट। जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन जब आप ये ग्रेन साइज एनालिसिस पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्रेडिंग करते हैं तो ये कुछ कर्व इस टाइप का एक कर्व बनता है। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन आता है इसको जो ये क्या डिफाइन करता है, ये हमारी गैप, जो पार्टिकल्स में कितना है गैप ग्रेडेड, ठीक है, उसको हम लोग ग्रेडिंग गैप के हिसाब से करते हैं। तो है राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 गैप ग्रेडिंग, ठीक है, यहाँ राइट आंसर हो गया हमारा 2 गैप ग्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर टू बी टेकन फॉर कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट रिस्पेक्टिवली द डिज़ाइन पर्पस एज पर IS 456/2000 R। अब IS 456/2000 के अकॉर्डिंग कितना होगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, बहुत अच्छी सा क्वेश्चन है। कंक्रीट के लिए कितना लेते हैं हम 1.5 लेते हैं और स्टील के केस में 1.15 लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ये दो ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन 1.5 एंड 1.15। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। कंक्रीट के केस में ये लेते हैं, स्टील के केस में 1.15 लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ मोनोलिथिक स्लैब बीम RC construction transverse reinforcement to be provided in the slab cell B। अब यहाँ पे पूछा गया है जो मोनोलिथिक स्लैब बीम में जिसकी कास्टिंग एक साथ की जा रही है, ठीक है, स्लैब की, तो उसमें क्या है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड इन द स्लैब विल बी, जो ट्रांसफर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो कितना करेंगे। तो ये भी हमारा जो कोडल प्रोविजन के हिसाब से हम ये सब वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, 60% ऑफ मेन रेनफोर्समेंट एंड मिड स्पैन, 50%, 40%, 25% ऑफ मेन रेनफोर्समेंट एंड मिड स्पैन। तो यहाँ पे जो हम लेते हैं कितना लेते हैं, ये हम 60% ऑफ मेन रेनफोर्समेंट एंड मिड स्पैन, ठीक है, मेन रेनफोर्समेंट का 60% लेते हैं मिड स्पैन में, ठीक है, सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये आपको याद करना है ये सारी वैल्यूज़। 105 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, फॉर लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ RC बीम कंसीडर फॉलोइंग। आपको बताना है कि लिमिट स्टेट डिज़ाइन के लिए क्राइटेरिया गिवन है, आपको बताना क्या, विच ऑफ द डिज़ाइन क्राइटेरिया शैल बी अप्लीकेबल। अच्छा, इसमें क्या आपको बताना है कि कौन सा डिज़ाइन क्राइटेरिया अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, FYFCK इक्वल टू 0.36, XU मैक्स अपॉन डी इक्वल टू 0.48, AST अपॉन BD इक्वल टू 4%। बैलेंस, तो ये किसके लिए अप्लीकेबल है, बैलेंस सेक्शन, ओवर एनफोर्स, अंडर एनफोर्स, बोथ बैलेंस्ड एंड ओवर एनफोर्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जो ये क्राइटेरिया आपको गिवन है, ये तीनों ही क्राइटेरिया हमारे सेटिस्फाई होते हैं लिमिट स्टेट डिज़ाइन में बैलेंस्ड सेक्शन के लिए, ठीक है, बैलेंस सेक्शन के लिए हम ये डिज़ाइन क्राइटेरिया लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट हॉट रोल्ड इंडियन स्टैंडर्ड सेक्शन फॉर स्टील गर्डर इज। स्टील गर्डर के लिए पूछा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है सेक्शन, ISMB इंडियन स्टैंडर्ड माइल्ड स्टील बीम, ये नहीं है, ISLB लाइट बीम, नहीं ये भी नहीं है, ये वाइट फ्लेंज बीम, ये भी नहीं है, ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा 4 होगा, ISHB का हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, गेज लेंथ ऑफ स्टील स्पेसिमेन एज पर कोडल प्रोविजन। देखिए कोडल प्रोविजन सब बताना है, पता होना चाहिए कितना है, 5D.65 √A0, 6D 8D। तो यहाँ पे A0 क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन है, और D क्या है, लार्जर डायमेंशन ऑफ द स्पेसिमेन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट इसका वैल्यू होगी, जो गेज लेंथ निकालते हैं, वो होगी हमारी 5.65 √A0। ये आपको फॉर्मूला बाय हार्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज करेक्ट अबाउट प्राइम फोर्स, एडिशनल टेंशन फोर्स, एडिशनल कंप्रेसिव फोर्स, एडिशनल बेंडिंग मोमेंट, एडिशनल टॉर्सनल फोर्स। तो यहाँ पे जो प्राइम फोर्स की बात की जा रही है, तो करेक्ट जो होगा ये हमारा है एडिशनल टेंशन फोर्स होता है। प्राइम फोर्स जो होता है वो हमारा एडिशनल टेंशन फोर्स होता है, जो कि बोल्ट में आता है जब यहाँ पे जैसे हमारा ये है कोई स्ट्रक्चर है, इसको हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, जैसे ये हमारा कोई
ये बनने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है, ये इसमें चलिए इसको, ये डायग्राम यहाँ बनने में भी प्रॉब्लम कर रहा है, इसको हम बाद में बताएंगे कि क्या होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्चुअली मार्कर ये दिक्कत कर रहा है कुछ यहाँ पे। रिडक्शन इन डिज़ाइन शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट ड्यू टू पैकिंग प्लेट्स इन एक्सेस 6 mm इज एक्सप्रेस्ड एज पर IS 800/2007 बाई। तो यहाँ पे ये भी आपको बताना है कि जो रिडक्शन करते हैं डिज़ाइन शेयरिंग कैपेसिटी में एज पर IS 800/2007 के अकॉर्डिंग कितना करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी आपको वैल्यू याद रखनी है, पहला ही ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 1 - 0.0125 TPM। TPM आपको दिया है, थिकनेस ऑफ थिकर पैकिंग प्लेट आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया 1। उसमें टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है जिसकी वजह से वो राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। चलो इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 है, 110 नंबर क्वेश्चन है। टावर सीयर्स टू बी considered for design of batten plate is। यहाँ पे आपको ट्रैवर्स ईयर्स की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन देख लेते हैं। 2.5% ऑफ एक्सियल फोर्स, 5% ऑफ एक्सियल फोर्स, 10% ऑफ एक्सियल फोर्स, 25% ऑफ एक्सियल फोर्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, ये सबको पता है कि इसका हम 2.5% ऑफ एक्सियल फोर्स लेते हैं। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब कंक्रीट मिक्स हैज़ इंट्रैप्ड एयर अबाउट 1% रिजल्ट इन। अब कंक्रीट में अगर इंट्रैप्ड एयर है तो इसका मतलब वो ख़राब क्वालिटी की होगी, लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटी आपको गिवन है कितना है 1% है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। पुअर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, एवरेज क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, रिक्वायर्स लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अगर इंट्रैप्ड एयर है तो जो हमारी कंक्रीट होगी वो हमारी क्या होगी एवरेज क्वालिटी ऑफ कंक्रीट होगी, जब अगर जो इंट्रैप्ड एयर है 1 से 3% के बीच में है, और अगर 3% से ज़्यादा के ऊपर है तो वो हमारी फिर उसकी क्वालिटी धीरे धीरे डिग्रेड होती जाएगी और वो पुअर क्वालिटी की कंक्रीट कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक्स। यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन सा मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है ब्रिक की। तो मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर, टेक्सचर, टेंसाइल स्ट्रेंथ, फायर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो आपको बताना था कि कौन सी नहीं है नॉट, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रप्चर भी इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है, फायर रेजिस्टेंस होती है। जो यहाँ पे मेनली टेक्सचर रहता है, टेक्सचर जिसको हम देख के बता सकते हैं, वो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 फिजिकल प्रॉपर्टी। बाकी कलर जो उसका होता है, शेप होता है, साइज होता है, ये सारा जो है ये सब किसमें आता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जिसमें आप उसको देख के बता सकते हैं। कोई आपको लैब में स्पेशली उसको परफॉर्म नहीं करना है। बाकी आपकी मॉडुलस ऑफ रप्चर, टेंसाइल स्ट्रेंथ, फायर रेजिस्टेंस और जो वाटर जब एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं वो सारा हमारा क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेवेंट IS कोड फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ बाथ टाइप कंक्रीट मिक्सचर इज। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा IS कोड रिफर करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप इतने सारे IS कोड हैं, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, आपको सबको याद रख पाना बहुत ही मुश्किल बात है। तो आपको कुछ कोड्स की वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो इसमें आपको तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप जो राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। IS 1786, IS 1791, IS 2502, IS 2506। तो जो राइट आंसर यहाँ पे है वो हो जाएगा हमारा IS 1791। ये जो हमारा होता है कोड, ये हमारा किसके लिए है, बाथ टाइप कंक्रीट मिक्सर के लिए यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉलरेंस लिमिट्स फॉर डायमेंशन ऑफ ब्रिक इन लेंथ विथ हाइट टॉलरेंस रिस्पेक्टिवली फॉर अ सैम्पल ऑफ 20 ब्रिक्स टेकन टुगेदर एज पर IS कोड्स आर। ये देखिए सारी जितने आपने देखा होगा RCC में जो क्वेश्चन आए हैं वो सब कोडेड प्रोविजन पे हैं। तो आपको कोड की वैल्यूज पता होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या लिया, 20 हमने ब्रिक्स ली है जिसकी आपको टॉलरेंस लिमिट जो है 20 सैंपल ऑफ ब्रिक लिया है। आपको टॉलरेंस लिमिट बताना है LBH में
कितना होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। 2090 mm गलत है, इतना टॉलरेंस नहीं लेते हैं। 100 95 mm ये भी गलत है। 80 mm 40 तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसका L B और H का जो है ये हमारा राइट ऑप्शन है हमारा थर्ड। जो टॉलरेंस लिमिट लेते हैं वो हम लेते हैं 80 40 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्रीमेंट टू बी साइन फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे पूछा गया कि वो कौन से हम डॉक्यूमेंट लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट को लेने के लिए। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हमें चाहिए होता है। नेक्स्ट है जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी हमें चाहिए होता है। कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, इसके लिए एप्लीकेशन भी चाहिए होती है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सारे होने चाहिए, उसकी ड्राइंग मैप सारी होनी चाहिए। प्राइस्ड बिल ऑफ क्वांटिटीज़, तो जितना भी बिलिंग का है वो सब होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सारे ऑप्शन है वो सही है। आपको बताना क्या था इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर, इसमें से करेक्ट बताना था। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो फोर्थ वाला जो है ऑल, ये यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देन यहाँ से अब आपके 5 क्वेश्चन जितने देखिए आपके जो जेई के क्वेश्चंस थे हमने कराया, ये हमने 2 सेट कराए हैं जो राजस्थान जेई में डिप्लोमा लेवल के लिए आएंगे। अब ये क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर आपका डिग्री वालों के लिए, जेई की पोस्ट के लिए डिग्री के लिए पेपर अलग आता है और डिप्लोमा का पेपर अलग आता है। तो ये हमारा डिग्री के लिए है। अब पेपर का जो फॉर्मेट है वो सेम है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा एकदम चेंज किया गया। बाकी आप अगर सारे सेट्स हमारे देखेंगे, टोटल 4 सेट्स हैं, इसमें 3 सेट हो चुके हैं, ये तीसरा सेट है, 1 सेट और बाकी। तो देखेंगे जो क्वेश्चन है सब मिलते जुलते हैं, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू चेंज की गई है और बाकी क्वेश्चन हमारे वही हैं। तो यहाँ पे अब साथ में क्या था, अब 5 क्वेश्चन जो इसमें हैं वो हमारे ऑटो कैड डिज़ाइन से है। तो यहाँ से जो 116 नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कैड से है। देखते हैं यहाँ से। When the F9 key of the keyboard is pressed, the following facility is toggled on off। यहाँ पे पूछा गया है कि जो F9 की होती है कीबोर्ड में वो क्या देती है। ठीक है, उसको ऑन ऑफ करने क्या होता है, तो वो हमारा क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। स्नैप, ऑर्थो, ओ स्नैप, ओ ग्रिड। तो जो F9 की होती है वो हमारी स्नैप के लिए होती है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। ये F9 की होती है हमारी स्नैप के लिए। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑर्थो जो है ये इसके लिए हम F8 की का यूज़ करते हैं। ग्रिड के लिए हम F7 की का यूज़ करते हैं। तो आपको ये सब भी पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो ये ओ स्नैप के लिए है ये इसके लिए हम F3 की का यूज़ करते हैं। तो आपको ये सारी वैल्यूज़ ही पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What does WCS stand for? वेस्टर्न कैड सिस्टम, वर्ल्ड वाइड कोऑर्डिनेट सेक्टर, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्ल्ड कैड सेटिंग। तो जो WCS होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। राइट आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिलेट कमांड क्रिएट्स शार्प कॉर्नर्स, राउंड एंड शार्प कॉर्नर्स और नन ऑफ दी अबव। तो जो फिलेट कमांड का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो हमारा जैसे ये कॉर्नर ऐसा है तो उसको हम राउंड कॉर्नर्स बनाने के लिए हम क्या कमांड यूज़ करते हैं, फिलेट कमांड। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कीबोर्ड की यूज फॉर पोलर ऑन ऑफ। अब यहाँ पे पोलर के लिए पूछा गया कि कौन सी की यूज़ करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। F10, F11, F12, F8। तो यहाँ पे जो F10 की है इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, पोलर के लिए। और बाकी F8 अभी हमने बताया था किसके लिए करते हैं, ऑर्थो के लिए। बाकी F11 और F12 का भी यूज़ होता है, उसको आप बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे जब हम कैड की क्लास चलाएंगे, कैड के लेक्चर्स, उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो अभी तक तो प्लीज़ इसे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हमारा 120 क्वेश्चन जो हमारे टेक्निकल 80 क्वेश्चन थे वो हो जाएंगे। विच कमांड अलाउ यू टू चेंज द लाइन टाइप स्केल, LT, LS, LTS, LT, SC। तो यहाँ पे जो कमांड यूज़ करते हैं लाइन टाइप स्केल के लिए वो हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, LTS। राइट ऑप्शन हेयर इज 2। तो यहाँ पे हमारे टेक्निकल पोर्शन के जितने भी क्वेश्चन थे गाइज वो हो गए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।